बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। और हम वेलकम करते हैं जो लोग नए हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं इस बीएस ज़ूलॉजी के सफ़र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोबारा से हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल थ्योरी, जो कि सेमेस्टर नंबर 6 बीएस ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स को ये बुक में चैप्टर नंबर 10 करना है इस बुक से। और पार्ट जो 2 होगा वहाँ से आपका फाइनल टर्म का सिलेबस होगा चैप्टर नंबर 16 और 18। तो खैर हम डेफिनेशंस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो डेफिनेशंस के साथ साथ हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था क्योंकि वो डेफिनेशन से रिलेट कर रहा था। ठीक है, तो अब बाकी जो रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं उनको हम देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे पास ये देखें इस फॉर्म के अंदर हैं, तो इसी डेफिनेशंस को हम यहाँ पर निकाल ली हैं, एक्सट्रैक्ट कर ली गई हैं, लेकिन ईजी वे के अंदर। ओके चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज अ स्कैटर डायग्राम। व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? अ ग्राफिक डिवाइस यूज्ड टू समराइज विजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अब एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसा ग्राफ जो हमें बताएगा दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप, लेकिन विजुअली तौर पर, यानी कि वो हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप दिखाएगा। उस डायग्राम को क्या नाम देंगे? स्कैटर डायग्राम। अब दो वेरिएबल कौन कौन से पढ़े हैं हमने? क्योंकि रिग्रेशन पढ़ रहे हैं तो रिग्रेशन में एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और दूसरा कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए, एक ग्राफिक डिवाइस यूज टू समराइज द विजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। अब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का दूसरा लाइन होता है ट्रू मॉडल। अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है तो वो नोट्स भी बना सकता है, इजी वे में डेफिनेशंस हैं। और ये एचओडी ऑफ द स्टैटिस्टिक यानी कि मैथमेट जो डिपार्टमेंट है उन्होंने लिखवाई है। आगे देखते हैं, एन इक्वेशन और मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कौन सा मॉडल होगा? वो इक्वेशन या वो मॉडल, एन इक्वेशन और मॉडल इज सेड टू बी डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इफ इट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा मॉडल जो कि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की एक एग्जैक्ट वैल्यू दे। देखें, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था y इज इक्वल टू a प्लस बी और साथ में x लगाया था। अब जो x था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो y है इसकी देखें एक फिक्स वैल्यू दी है, एग्जैक्ट वैल्यू दी है, दैट इज अ 2πr²। तो एक ऐसी इक्वेशन और मॉडल जो हमें ये जो y है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे, उसे क्या नाम देंगे? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का दूसरा नाम क्या होगा? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ऊपर वाला ट्रू मॉडल है, ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। तो एक ऐसा इक्वेशन और मॉडल को हम कहेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इफ इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दिस केस ओनली एवरेज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। इस केस में हमें एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि इसको हम क्या नाम देंगे? प्रोबेबिलिस्टिक का नाम दे देंगे। जैसा कि जो y जो है यानी कि वेट और हाइट, यहाँ पर देखिए जो हाइट है, देखें जो वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि y जो है वो हमने अभी तो पढ़ा कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें हाइट अगर किसी इंसान की ज़्यादा होगी तो उसका ऑब्वियसली बात है वेट भी ज़्यादा होगा। तो ये आपने याद रखना है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो वेट होगा वो भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये साथ में देखें एरर इज प्रेजेंट। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में ये एरर भी मौजूद होता है जिसकी वजह से हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं होता कि ये जो मॉडल है, जो प्रोबेबिलिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, इसके बारे में हमें एग्जैक्ट चीज़ें मालूम नहीं होती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज पे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी सिंपल रिग्रेशन या SLR, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है? when the dependence of dependent variable on a single independent variable, ठीक है, when the dependence of dependent variable, जब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, उसे क्या नाम देंगे? सिंपल रिग्रेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन का नाम दे देंगे। क्लियर होगी ना बात? सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन और मॉडल क्या होता है, ये जो मैंने आपको करवाया था लास्ट लेक्चर में, दोबारा से देख लें। ये उसके डेफिनेशन है, व्हेन द डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड SLR इक्वेशन और मॉडल। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x।
यहाँ पर एक जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये डिपेंड कर रहा है एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर और वो है x। तो इसको हम नाम दे देंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और एक ऐसी इक्वेशन जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को एक्सप्लेन करे उसको हम नाम देंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन और मॉडल का नाम दे देंगे। अब लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या होती है? अ लाइन विच डिस्क्राइब्स द मैनर दैट in which average value of the one variable is associated with the given value of the other variable। एक ऐसी लाइन जो एक्सप्लेन करती है उस अंदाज को जिसमें एवरेज वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के जो एवरेज वैल्यू है वो एसोसिएट करती है विद द गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल, उसको नाम क्या दे देंगे? लाइन ऑफ रिग्रेशन का नाम दे देंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। अब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर क्या है? The sum of square of observed and estimated value. The sum of square of observed and estimated value from the given data points to the line is minimized. A line passing through this property is said to be fit the data in that least square sense। समझ आ गई बात? यानी कि ये जो है the sum of square of observed and estimated value from the given data points to the line is minimized। ठीक है, ये इसको आप प्रिपेयर कर लें इसी तरह से। ठीक है, आगे आ गया रिग्रेशन कोफिशिएंट। द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x is called regression coefficient y on x। व्हाट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट? अगर जो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ y है वो x पर होगी तो हम उसको क्या नाम देंगे? y on x। और इसको हम डिनोट करते हैं, देखें पॉपुलेशन के लिए बीटा इस्तेमाल करेंगे, अल्फा इस्तेमाल करेंगे और सैंपल के लिए बी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। ये y ऑन x का मतलब जो लाइन है वो y ऑन x है। देखें y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई ऑन x और ये x आ गया। अब मुझे बताइए ये सैंपल के लिए, ये पॉपुलेशन के लिए? आप कहेंगे ये सैंपल के लिए। अगर मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वाई ऑन x लिखता तो वो किसके लिए होती? वो पॉपुलेशन के लिए होती। क्लियर होगी ना बात? आगे x on y, द स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x on y इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट x on y। यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि पॉपुलेशन के लिए बीटा और अल्फा, सैंपल के लिए a और b। यहाँ पे देखें, यहाँ पर x on y है ना, देखें y on x ये इक्वेशन है, x on y ये इक्वेशन है, ये भी हमने इस्तेमाल करनी है जब क्वेश्चन में x on y आएगा। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी x on y और ये साथ में क्या आ गया? y। अब इस इक्वेशन में कौन सा ऐसा है जो डिपेंडेंट है? जो x है वो डिपेंडेंट है और y कौन सा है? इंडिपेंडेंट है। ये चीज़ याद रखनी। अगर y on x है तो जो भी लेफ्ट साइड पर है, अगर लेफ्ट साइड पर y है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पर x है, तो ये डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है। अब ये डिपेंडेंट किस पर था? ये x के ऊपर है। और जो x है ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? ये y के ऊपर है। फर्क क्या है? ये लाइन जो है ये y ऑन x है, यानी कि जो y है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ये x ऑन y है, यानी कि x डिपेंड करेगा किसके ऊपर? y के ऊपर। x के लिए एक और फार्मूला, x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई। ये भी हमारे पास इसी का फार्मूला आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो अब हम ज़रा देख लेते हैं नेक्स्ट। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि अब हम कुछ और डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हमने डेफिनेशंस को सारे डेफिनेशंस कवर अप करनी है। मैं दिखाता हूँ आपको मज़ीद। ये देखें यहाँ पर सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर नज़र आए। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए, what is a simple regression? It is a mathematically function showing dependence of one variable on the another variable। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो सिंपल रिग्रेशन है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगा उसको नाम देंगे मल्टीपल रिग्रेशन। अब देखें रिग्रेशन इक्वेशन y on x एंड x on y, देखें यहाँ पर देख लें भाई, जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा अगर y on x है, और अगर x on y होगा तो y क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हो गया तो स्कैटर डायग्राम हो गई। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड देख लें। द प्रोसीजर यूज टू डेवलप द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन याद है? रिग्रेशन इक्वेशन मॉडल, फिटेड मॉडल था, एक दूसरा मॉडल हमने बनाई थी, इक्वेशन बनाई थी। तो वो प्रोसीजर जिसके ज़रिए से हम रिग्रेशन ये एस्टिमेट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन को, उसको क्या नाम देंगे? लीस्ट स्क्वायर मेथड का नाम देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, ये मिड में मोस्टली पूछी जाती है और समटाइम फाइनल जो है उसमें भी पूछ ली जाती है।
प्रॉपर्टीज, ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज जो है ना, जैसे कि रिग्रेशन और कोरिलेशन है ना, तो कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज बहुत ज़रूरी होंगी, तो ये आपने याद करनी है। The least square regression line always goes through the point x bar y bar the means of the data, ठीक है, x बार y बार आर द मीन्स ऑफ द डाटा, और रिग्रेशन लाइन हमेशा इसी पॉइंट से ही गुजरेगी। पहला पॉइंट नोट करते जाएं साथ के साथ। दूसरा, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ आई बात, यानी कि y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, देखें ऊपर है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऊपर स्क्वायर नहीं ऐड किया, नीचे स्क्वायर ऐड किया हुआ है, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वाई आई फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज मिनिमम। समझ आ गई बात, आगे देखते हैं। The least square regression line obtained from a random sample. The least square regression line obtained from a random sample is the line of the best fit because A and B are the unbiased estimates of the parameter alpha and beta. तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन वैसे तो कर लिया था। द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स वाई डू नॉट ऑल फॉल ऑन द regression line but they scattered away from it. The degree of scatter of observed value about the regression line is measured by what is called the standard deviation of regression. ठीक होगी बात, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हैं अगर वो रिग्रेशन लाइन पर फॉल नहीं करते वो असल में स्कैटर्ड हो जाते हैं, और उसको हम क्या नाम दे देंगे कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, रिग्रेशन का। रिग्रेशन लाइन देख लें, अ स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ लिया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमने y ऑन x और x ऑन y पे पढ़ लिया था। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ तक। अब हम चलते हैं जी कोरिलेशन की जानिब। कोरिलेशन के पहले कुछ डेफिनेशंस वैसे देखते हैं, उसके बाद हम इधर से देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए जी। ओके, अब हम करते हैं जी, इसको समझते हैं कोरिलेशन को। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान आपको रिलेशनशिप्स को समझना है तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, कोरिलेशन का। रिग्रेशन क्या था कि वो डिपेंडेंस बताएगा, कोरिलेशन क्या है कि वो हमें रिलेशनशिप बताएगा दो वेरिएबल्स के बीच में। सिंपल कोरिलेशन क्या है, द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू variable is called simple correlation. The degree of linear relationship between two variable is called simple correlation. जैसा कि रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड हाइट, जैसा कि रिलेशनशिप है कि नहीं, जैसा कि हाइट बढ़ेगी वेट बढ़ता चला जाएगा, समझा गई। वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर, आपने वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे, अगर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो उनका आपस में कोई रिलेशनशिप मौजूद है। अब डायरेक्टली रिलेशन है या इनवर्स रिलेशनशिप है, वो हम कोरिलेशन में पढ़ने वाले हैं। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, एक आ गया पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर हम पढ़ेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, इफ बोथ वेरिएबल्स टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। जैसे आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टू सेम वैसे ही इसको याद रखिए। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब कि एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता जाएगा, तो उससे क्या नाम देंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ द बोथ वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, अगर दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम ही हो रहे हैं इकट्ठे, उसको नाम देंगे डायरेक्ट कोरिलेशन या फिर पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि हाइट और वेट हमने अभी एग्जांपल देखी। इफ वन वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज एंड द अदर वेरिएबल्स डिक्रीज, द कोरिलेशन इज सेड टू बी द इनडायरेक्ट और नेगेटिव कोरिलेशन। जैसा कि सप्लाई और डिमांड, ठीक है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है, वो नेगेटिव होता है। समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीरो कोरिलेशन क्या होता है। इफ द वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज जीरो। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज जीरो इट मींस दैट, ये डेफिनेशन ठीक है नीचे वाली, अगर
जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0 है, उसका मतलब ये होता है कि द वेरिएबल इज ओनली लीनियर इंडिपेंडेंट बट नॉट नेसेसरली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। देखिए जीरो को रिलेशनशिप का मतलब सिंपल समझिए, अगर दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप ना हो तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर जीरो को रिलेशनशिप है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि जो बनाना है, बनाना और कैंसर का रिलेशनशिप, अब ये एक कोई रिलेशनशिप नहीं है, बनाना का कैंसर के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं, क्योंकि कैंसर जो होता है वो म्यूटेशन की वजह से है और बनाना जो है उसमें खुराक मौजूद होती है। अब उसका कोई रिलेशनशिप कैंसर के साथ नहीं है, तो ऐसा जो हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करेंगे उसको नाम दे देंगे जीरो को रिलेशन। तो ये डेफिनेशन यहाँ से ना करेंगे, थोड़ी डिफिकल्ट है, आप इजी करिए। आगे देखते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। ठीक है, अगर हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए कि कितना उनके दरमियान रिलेशनशिप है, ठीक है, कितने डिग्री का रिलेशन, न्यूमेरिकल अगर आपको वैल्यू मिल जाती है ना उनके दरमियान रिलेशनशिप की, दो वेरिएबल्स के दरमियान, उसको नाम देंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। पॉपुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय रो। ठीक है, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर हम सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो वो आपको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल में फ़र्क पता है ना, पॉपुलेशन को रो से रिप्रेजेंट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए, और हमें आर किसके लिए रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल साइज के लिए। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द मोस्ट वाइडली, अब देखें भाई, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए जो आर होगा वो इक्वल होगा 1 के। परफेक्ट नेगेटिव, ये एमसीक्यूज हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के लिए आर होगा -1 के। आर की रेंज कितनी होती है, -1 से +1, इसके दरमियान आर की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में याद रखना, अगर आर की वैल्यू इसके बीच में लाई नहीं करती तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है कहीं पे कहीं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर्ड लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट को कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये डेफिनेशन याद रखिए क्या है, the most widely used measured linear relationship between two variable, पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाएगा। और पियर्सन्स प्रोडक्ट को, इसकी जो इक्वेशन होती है ये है आर एक्स ऑन वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई। ठीक है, आर एक्स ऑन वाई का ये, यानी कि ये जो मैंने लिखा है ना कोवेरियंस, तो एस एक्स ऑन वाई एंड एस एक्स एंड एस वाई, तो ये कोवेरियंस और ये वेरियंस के लिए। ओके, एक और इक्वेशन आर एक्स ऑन वाई के लिए समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस एक्स बार, नीचे देख लें समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर वाई बार आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। और देखें फार्मूला एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। अच्छा, ये आप याद करें, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, क्या नाम करते हैं उसका, रिग्रेशन में भी हमने ये पढ़ा था ना, बी इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, हमने पढ़ा था ना एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, तो आप ये वाला याद कर लें। ठीक है, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, तो आप ये कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, आपको उसकी निस्बत ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ वाला है, यहाँ से एमसीक्यूज भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। अ कोरिलेशन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, अगर एक्स ऑन वाई है उसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी आर वाई ऑन एक्स के लिए। अब आर हमने कहा था कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, लेकिन किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए कि सैंपल के लिए, पॉपुलेशन के लिए। सैंपल के लिए क्या था, सैंपल के लिए, पॉपुलेशन के लिए क्या था, रो था। आगे देखिए, ये हमने अभी एमसीक्यूज पढ़ा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन +1 टू -1, ये +1 और -1 के बीच में लाई करेंगे, साइड पे फिर लिखा गया है +1 पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 नेगेटिव कोरिलेशन और 0 कोरिलेशन के लिए। ठीक है, आगे देखिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल ऑफ मेजर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल ऑफ मेजर के इंडिपेंडेंट है। चेंज ऑफ रीजन देख लें, x माइनस ए ये वैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है एंड y माइनस बी ये स्केल ऑफ मेजर है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट, अ कोरिलेशन इज द प्योर नंबर
That does not depend upon the unit of measurement. ये स्केल पर भी डिपेंड नहीं करता, रीजन पर डिपेंड भी नहीं करता और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे भी डिपेंड नहीं करता। क्लियर होगी बात? आगे देखिए, अ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। अ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि r इज इक्वल टू प्लस माइनस ये अंडर रूट दो यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट है, एक b और दूसरा d, b मल्टीप्लाई बाय d, बोथ आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अभी डेफिनेशंस और थोड़ी बाकी रहती हैं। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, रिग्रेशन और कोरिलेशन में आपको फर्क बताना है। रिग्रेशन क्या है? हम रिग्रेशन में हमने बताया था कि हम डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेक करेंगे। कोरिलेशन में हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप चेक करेंगे। इन रिग्रेशन एनालिसिस we obtain regression equation which can be used to estimate the value of dependent variable on the basis of independent variable। ये वही बात आ गई, ठीक है। correlation, in correlation analysis interdependence between two or more variable is studied, ठीक है। यहाँ पर आप कोरिलेशन स्टडी करेंगे दो डिपेंडेंट के बीच में क्या है। आगे ये पॉइंट लाजमी कर लेना, ये एमसीक्यूज भी है। इन रिग्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल आर रैंडम, रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल रैंडम होगा, रैंडम वेरिएबल बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अज्यूम टू बी फिक्स, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पर फिक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। इन कोरिलेशन बोथ वेरिएबल आर रैंडम वेरिएबल, ये मेन पॉइंट है दोनों के बीच में, ये आपने याद कर लेना है, इसमें मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कोरिलेशन एंड कॉजेशन। द फैक्ट that correlation exists between two variables does not imply any cause and effect relationship. The fact that correlation exists between two variables does not imply any cause and effect relationship. Next point, the correlation between two unconnected variable is known as, दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप जो कि है ही नहीं, उसको नाम देंगे नॉनसेंस और सुपरफिशियल कोरिलेशन। आगे देखिए, बट द कोरिलेशन कोफिशिएंट एज अ मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कोरिलेशन बिटवीन बनाना एंड कैंसर, ये देखें वही ना नॉनसेंस, ये कोरिलेशन है जिसमें है ही नहीं, जीरो कोरिलेशन है ये वाला। आगे एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने वो आर वाला कोरिलेशन वाला न्यूमेरिकल है, तो एक बार ये देख लें। अब देखें, हमें उसने एक्स और वाई न्यूमेरिकल में दिया गया है, हमने पहले एक्स का स्केयर लिया यानी कि 78 का स्केयर लिया, ये आ गया, फिर हमने 125 का स्केयर लिया, ये आया, एक्स और वाई का टेबल बनाया। आपने ये टेबल लाजमी बनाने हैं तीन, एक्स वाई की वैल्यू दी जाएंगी, एक्स स्केयर का टेबल बनाओ, वाई स्केयर का टेबल बनाओ, एक्स वाई का टेबल बनाओ, ठीक है। उसके बाद समीशन एक्स का सम करो, समीशन वाई का सम करो, समीशन एक्स स्केयर का सम करो, समीशन वाई स्केयर का सम करो और समीशन एक्स वाई का सम करो। फिर ये फार्मूला है आर का, कोरिलेशन का, ठीक है। इसको इस्तेमाल करना है, हमने सिंपल वही किया जो हमने प्रीवियस रिग्रेशन में भी पढ़ा था, वहाँ पर बी था, यहाँ पे आर आ गया। फ़र्क कितना से, यहाँ पर अंडर रूट है, वहाँ पर अंडर रूट नहीं था। एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। अब ये जितनी भी चीज़ें समीशन एक्स वाई मांग रहे हैं हमारे पास है, समीशन एक्स भी है, समीशन वाई भी है, समीशन एक्स स्क्वायर भी है, समीशन एक्स है, समीशन वाई का स्क्वायर भी है, समीशन वाई, तो सब कुछ तो हमारे पास है। तो हम ये सिंपल इसके अंदर पुट करेंगे, इधर देखिए, हम सिंपल ये इसके अंदर पुट करते जाएंगे और जब पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन इस तरह से आ जाएगा। फाइनली ये जो वैल्यू नीचे वाली है इसका क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, देन डिवाइड कर देंगे, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.88, जो कि हमने कहा था कि +1 और -1 के बीच में लाई करेगी। और दिस शोज दैट 88% कोरिलेशन इज प्रेजेंट बिटवीन द वेरिएबल्स एंड रिमेनिंग इज एरर। अब आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अपनी बुक में से करने हैं वो हैं 10.14 का बी पार्ट, 10.16 का बी पार्ट, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21 का ए और बी पार्ट। तो ये हमारा वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। होप सो ये आपको क्लियर हो चुके हैं और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर अप करेंगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे चैप्टर नंबर 10 के। तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास, एक मिनट रुक जाएं ज़रा, मेरा ख्याल थोड़ी सी डेफिनेशंस और हैं, हाँ ये देख लें, एक आखिरी डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की, तो वो भी देख लें। देखिए मल्टीपल रिग्रेशन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बातें करनी तो पड़ती हैं।
when we study the dependence of dependent variable more than one independent variable, it is called multiple regression. पहले पढ़ा था हमने. अब यहाँ पर देखें, जो y है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका डिपेंडेंस होगा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे. पीछे हमने पढ़ा था a प्लस बी एक्स, बस. अब यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए हैं. पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x2. तो जब हम किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस को चेक करते हैं, उसे हम नाम देंगे मल्टीपल रिग्रेशन, और उसकी इक्वेशन ये बनेगी. आप इससे कंटिन्यू और भी बना सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस b4 x4, जितना मर्जी बना लें. वेरिएबल बढ़ाने ना तो मल्टीपल रिग्रेशन. अब मल्टीपल कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? Multiple correlation is the simple correlation between the dependent variable and the combined effect of the independent variables. समझ आ गई बात? ये हमने क्या है, सिंपल कोरिलेशन होगा बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसको हम क्या नाम देंगे? मल्टीपल रिग्रेशन. मल्टीपल रिग्रेशन लाइज बिटवीन 0 to 1. ये याद रखना है, कोरिलेशन जो था मल्टीपल कोरिलेशन वो +1 -1 था, कोफिशिएंट जो उसका था, लेकिन ये 0 to 1 लाई कर रहा है. अब देखें यहाँ पर मल्टीपल हम कोरिलेशन देखने वाले हैं 1, 2 और 3. इन तीनों के बीच के अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, तो हम लिखेंगे पहले R12 का स्केयर लेंगे, फिर R13 का लेंगे, फिर हम लेंगे 12 का लिया, 13 का लिया, और उसके बाद आप अगेन ये आ गया आपके पास, ठीक है, -2 R12 R, ये बेटा फार्मूला है, R12 स्केयर प्लस R13 स्केयर -2 R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23, ऊपर स्केयर आ गया. ठीक है, नीचे देखें, अगर हमें R213 का बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे R21, देखें गौर से देखते हैं, R21 प्लस R23 -2, आगे फिर R12 R13 एंड R23 वो सेम आ गया, 1 माइनस R13, यानी कि ये जो डेसिमल के आगे वाला है ना 13 वो नीचे आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर है ना 23 वो नीचे आ गया था, ऊपर स्केयर आ गया. अब पीछे एक रह गया, R1 डेसिमल 23 कर लिया, R2 डेसिमल 13 कर लिया. अगर हम R3 डेसिमल करें 12 तो वो क्या होगा, वो आप कोशिश करें कि आप खुद बनाएं. ठीक है, एक बार वीडियो पॉज कर लें और खुद बनाने की कोशिश करें, अगर नहीं बनता तो फिर लाजमी देख लें. इधर देखिए, R3 डेसिमल 12 R31 R32 स्केयर -2 R12 R13 एंड R23 माइनस R12 ऊपर स्केयर आ गया. तो ये आपने इस तरह से करने. इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है 11.12 कुछ ऐसा ही है, शायद 10.11. पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है ये भी देख लें. अ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कीपिंग द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट. पीछे हमने पढ़ा था कि वहां पर कोरिलेशन था डिपेंडेंट वेरिएबल एंड, और हमने क्या कहा था, कंबाइंड इफेक्ट पढ़े थे. हमने कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और जो कंबाइंड इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उनके दरमियान रिलेशनशिप पढ़ना है. यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करना है, जबकि बाकी जो वेरिएबल हैं वो हमारे पास क्या रहें, कांस्टेंट रहें उस वक्त. अब देखें ये लाई करेगा +1 और -1, वो लाई करता था 0 और 1 के बीच में. अब यहाँ पर भी पार्शियल कोरिलेशन की इक्वेशंस देख लें. R12 डेसिमल 3 R12 माइनस R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 स्केयर 1 माइनस R12 का स्केयर R13 डेसिमल 2 R13 माइनस R12 R23, और ये इस तरह से ये देख लें इक्वेशंस बन जाएंगी. सिर्फ आपको ये इक्वेशंस एक अच्छे से समझ लेनी है, देख लेना है, बाकी इक्वेशन वैसे ही बन जाएंगे. तो होप सो यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 10 के सभी डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं. ओके, तो फाइनली हमने चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली हैं. मज़ीद और जितना भी है आपके, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो हमें इन्फॉर्म करते रहिएगा. कीप अपडेटिंग अस. ठीक है, और ये भी पढ़ लें. सेट गोल्स, एक्सरसाइज, लव योरसेल्फ, फोकस ऑन फिटनेस, रेस्ट, रिलैक्स, ईट, स्माइल, पोर्ट्री पॉजिटिव, एंजॉय लाइफ, केयर फॉर अदर्स एंड टेल योरसेल्फ
यू कैन डू दिस। और ऑलवेज़ हमारा जो स्लोगन है वो वैसे भी यही रहता है, और मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आप हमेशा से सबसे बेहतर हैं, बिकॉज जो कुछ आपके अंदर है वो किसी और के पास नहीं है। यू आर द सिंगल वन इन दिस वर्ल्ड टू बी यू, नॉट द समवन एल्स अदर देन द लिमिटेशंस। ओके, तो आप खुद को पहचानिए, मेहनत कीजिए, कामयाब होइए, अपने वालिद का नाम रोशन कीजिए, ठीक है, और हैप्पी ज़िंदगी बसर कीजिए। ओके, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।